मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। आज हम 4 जून को बेंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम के आसपास हुई भगदड़ के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों को इस घटना के बारे में थोड़ी जानकारी जरूर होगी, लेकिन जो अखबारों के माध्यम से हम सभी लोगों तक बातें पहुंची हैं या टीवी स्टूडियोज़ में भी इस पर चर्चाएँ हो रही होंगी, उसके माध्यम से जो खबरें आई हैं उनके आलोक में हम समझना चाहेंगे आपके साथ कि घटनाएं क्या हुई, कैसे हुई, और आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से मैं उसका थोड़ा विश्लेषण करके समझना चाहूँगा कि आपदा प्रबंधन से संबंधित जो कार्य होते हैं, क्या उनके फेल्योर की वजह से घटनाएं घटी हैं। क्योंकि बहुत दुखद घटना घटी है, 11 लोगों की मौत हुई है, 75 के आसपास लोग घायल बताए जाते हैं। तो सबसे पहले आइए हम सभी मृतकों के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। जो गरीब फैमिली है, यानी जो परिवार हैं जिनके लोग खो गए, जिनके लोग इस हादसे का शिकार हो गए, उनके प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करें और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी प्रार्थना करें। मैं आपदा प्रबंधन के नज़रिए से ही इस पूरे मसले को थोड़ा देखना चाहूँगा। वैसे जहाँ तक जानकारी आई है, वो जानकारी यही आई है कि 3 जून की रात को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में जीती। आप में से जो लोग आईपीएल देखते होंगे उनको पता है कि लगभग रात के 10 बजे के आसपास, 10 साढ़े 10 के आसपास फाइनल में 6 रनों से वो टीम जीती। और जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक जो वहाँ का क्रिकेट एसोसिएशन है कर्नाटका का, और जो आरसीबी का मैनेजमेंट है, और जो उसका इवेंट मैनेजर कोई है, कोई फर्म है, इन सब ने प्लान किया था कि यदि टीम जीतती है तो अगले ही दिन बेंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में सेलिब्रेट किया जाएगा, रिसेप्शन किया जाएगा और एयरपोर्ट से खुली बस में खिलाड़ियों को शहर में ले आया जाएगा ताकि लोग अपने खिलाड़ियों को देख सकें। संयोग से टीम जीत गई और यह कार्यक्रम लगा कि बिल्कुल उनको करना होगा। पुलिस का कहना है कि हमने कोई परमिशन नहीं दिया था, लेकिन इन्होंने दबाव डाला कि नहीं ऐसा हम लोग करेंगे। तो जन भावना को देखते हुए पुलिस ने जो आवश्यक अरेंजमेंट हो सकते हैं सिक्योरिटी के बारे में, सुरक्षा के बारे में, वो करने की कोशिश की। ऐसी बात आई है। एफआईआर जो हुआ उस एफआईआर में सारी बातें आई हैं। इस घटना को लेकर के राजनीति होनी है जो स्वाभाविक है। विभिन्न राजनीतिक दल जो वहाँ की सरकार के विरोध में हैं, वे वहाँ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मीडिया के बड़े हिस्से में भी इसको लेकर के काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। आपको याद होगा ऐसा ही हंगामा महाकुंभ जो इलाहाबाद में हुआ था, वहाँ पे जो भगदड़ मची थी उसको लेकर के भी मचा था, और दिल्ली रेलवे स्टेशन में जो हादसा हुआ था उसको लेकर के भी मचा था। तो आमतौर से भगदड़ होने पर राजनीतिक दल अपने अपने ढंग से चीज़ों को देखते हैं। हमें उसके बारे में कुछ कहना नहीं है, हम आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से देखेंगे। मुझे बिहार सरकार में लंबे समय तक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने का अनुभव रहा है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि मैं आपदा प्रबंधन का एक छात्र हूं। आपदा प्रबंधन की पूरी अवधारणा में एक आमूल कह सकते हैं परिवर्तन हुआ है, जिसको हम पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। पहले हम आपदा होने पे रिलीफ बांट करके संतुष्ट हो जाते थे। अब आपदा प्रबंधन के 6 मूल मंत्र बताए जाते हैं। पहला प्रिवेंशन यानी रोकथाम की कोशिश, दूसरा है मिटिगेशन यानी आपदाओं के प्रभाव को कम करने की कोशिश। अगर आपदा हो जाती है तो प्रभाव को कम करने की कोशिश, जिसको हम रिस्क रिडक्शन भी कहते हैं, जोखिम का प्रबंधन कहते हैं या जोखिम का नियंत्रण कहते हैं, जोखिम का न्यूनीकरण कहते हैं। तीसरा है पूर्व तैयारी, यानी जो हज़ार्ड हैं उस हज़ार्ड को देखते हुए उसके आपदा बनने की संभावना पर विचार किया जाता है और फिर हम उससे निपटने के लिए पूर्व तैयारी करते हैं। और अगला है रिस्पांस, यानी आपदा घटित होने पे त्वरित रूप से हम कार्रवाई करते हैं, उसको रिस्पांस कहते हैं। और फिर रिलीफ और रिहेबिलिटेशन,
जो लोग उसमें प्रभावित हुए होते हैं उनको रिलीफ प्रदान किया जाता है और उनका रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास की जहाँ आवश्यकता हो किया जाता है और अंतिम रिस्टोरेशन या रिकवरी अन्य स्थितियों को सामान्य किया जाता है। भीड़ का जुटान भी एक तरीके का हज़ार्ड है। भीड़ कई तरह की हो सकती है। धार्मिक आयोजनों में भीड़ हो सकती है, जैसे कुंभ में मैंने बताया, बहुत सारे मेले होते हैं, बहुत सारे धार्मिक जुलूस निकलते हैं, राजनीतिक रैलियां होती हैं, आजकल तो रोड शोज हो रहे हैं और राजनीतिक जुलूस भी निकलते हैं और मेला वगैरह होता है और ये क्रिकेट मैच और विभिन्न आयोजन भी होते रहते हैं। तो यानी भीड़ कई वजहों से, जैसे बिहार में छठ के समय लोग गंगा नहाने जाते हैं तो बड़े पैमाने पे भीड़ होती है और तो गंगा में मोटे तौर पर आमतौर से हर तरह का त्यौहार देखा जाता है। गंगा दशहरा से लेकर के बहुत सारे त्यौहार होते हैं, भीड़ होती है। तो भीड़ का किसी एक जगह इकट्ठा होना अपने आप में एक हज़ार्ड को जन्म दे सकता है, अगर हम उसे ये मानते हुए कि हज़ार्ड में जोखिम है आपदा बन जाने का, अगर इस पर हम विचार नहीं करें तो। ये जो घटना घटी है इसको लेकर के हाई कोर्ट बेंगलोर में, यानी कर्नाटका हाई कोर्ट में एक सो मोटो केस विश्व कोर्ट ने खुद लिया और कुछ सवाल पूछे। एक सवाल जो बड़ा महत्वपूर्ण है वो यह पूछा गया कि क्या कोई मानक संचालन प्रक्रिया यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी भीड़ प्रबंधन के बारे में बेंगलोर पुलिस ने तैयार किया था। आप जानते हैं कि बेंगलोर एक ऐसा शहर है जहाँ पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था है। उनके पास बहुत सारे अख्तियार हैं जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को अख्तियार रहा करते, और आप जानते हैं कि बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है। मुझे आश्चर्य हुआ जब ये बताया गया गवर्नमेंट के द्वारा कोर्ट को कि कोई एसओपी, कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भीड़ प्रबंधन के बारे में बेंगलोर शहर में नहीं है। अगर आप बेंगलोर गए होंगे तो हमेशा ही भीड़ रहती है, सड़कों भीड़ रहती है। मुझे हाल में हासन जिले से एयरपोर्ट बेंगलोर जाना था, किसी वजह से जाना पड़ा, मैं वहाँ गया हुआ था, तो मैंने पाया कि रास्ते में इतनी सड़क पर भीड़, इतना जाम है कि गाड़ी बड़ी मुश्किल से निकल पा रही थी। बड़ी मुश्किल से हम लोग एयरपोर्ट तक पहुँच पाए थे समय पर। इसलिए हमेशा भीड़ रहती है। बेंगलोर का विस्तार और विकास बहुत लंबा चौड़ा हुआ है। मैं पहली बार 1973 या 74 में बेंगलोर गया था और फिर जब मैं 2025 में गया हूँ, फरवरी महीने की बात है, तो जमीन आसमान का अंतर दिखाई पड़ा। करोड़ों करोड़ लोग बेंगलोर में बसते हैं और उसको तो अब साइबर सिटी कहते हैं, आईटी सिटी कहा जाता है। अब हैदराबाद भी आ गया, वो भी आईटी सिटी है, लेकिन बेंगलोर पूरे दुनिया भर में आईटी कैपिटल के रूप में मशहूर है। बहुत पहले से ही वहाँ पे आईटी पार्क और तमाम बने हुए हैं और पढ़े लिखे लोग जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं और भारी संख्या में पदस्थापित हैं, काम करते हैं, देश के विभिन्न हिस्सों से काम करते हैं। तो जब आपके पास मानक संचालन प्रक्रिया है ही नहीं तो फिर निश्चित तौर से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बहुत बड़ी कमी वहाँ पे है, क्योंकि ट्रैफिक मैनेजमेंट भी एक तरीके का मानक संचालन प्रक्रिया ढूंढता है, क्योंकि ट्रैफिक का मैनेजमेंट ठीक से नहीं होगा तो वो भी आपदा को जन्म देगी, सड़क सुरक्षा का सवाल पैदा होगा। इसलिए बेंगलोर शहर के लिए एक अलग से मंत्री भी नियुक्त किए जाते हैं कर्नाटक सरकार के द्वारा पूरे विकास को देखने के लिए और पूरी अन्य चीज़ों को देखने के लिए। तो उस शहर के पास मानक संचालन प्रक्रिया नहीं है, तो एक तरीके से हादसा की प्रतीक्षा थी। चिन्ना स्वामी स्टेडियम की कैपेसिटी जहाँ पे सेलिब्रेशंस होने थे उसकी 35,000 थी। ये कहा जा रहा है कि जो एफआईआर हुआ उसमें कहा गया है कि जो आयोजक हैं कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन और आरसीबी, और उन्होंने कोई इवेंट मैनेजर बनाया हुआ था, इन लोगों ने इंसिस्ट किया कि नहीं हम तो करना चाहते हैं, जबकि पुलिस मना कर रही थी कि सुरक्षा व्यवस्था दे पाना संभव नहीं होगा। लेकिन बावजूद इसके इन्होंने किया, और क्या ही नहीं, एक्स के माध्यम से, जिसको ट्विटर को अब एक्स कहा जाता है, उसके माध्यम से सूचना दी गई एक जनरल पब्लिक के लिए कि फ्री पास है, कोई भी स्टेडियम में आ सकता है। स्टेडियम कैपेसिटी 35,000 है और वहाँ पे मतलब 2 लाख से ज़्यादा लोग जुट गए। स्वाभाविक है इस भीड़ का अगर सही ढंग से प्रबंधन नहीं होगा तो ये हादसा तो घटित होना ही था। अब न तो प्रिवेंशन हो सकेगा न मिटिगेशन हो सकेगा। भारी संख्या में वहाँ पे एम्बुलेंसेज होनी चाहिए, घायल होने पर किस अस्पताल में किसको भेजा जाएगा व्यवस्था होनी चाहिए, पीने के पानी का भी प्रबंध होना चाहिए, फायर ब्रिगेड होना चाहिए। हो सकता है भीड़ मॉब में
तब्दील हो जाए और कुछ घटनाएं दूसरी घट जाए, इसलिए वो भी होना चाहिए। ट्रैफिक का पूरा सही ढंग से अरेंजमेंट होना चाहिए। भीड़ किधर से आएगी, किधर जाएगी, जब तक भीड़ आना और जाना रुक खत्म नहीं हो जाए तब तक वहाँ पुलिस की व्यापक व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसको रेगुलेशन कहा जाता है। यानी प्रिवेंशन की व्यवस्था, मिटिगेशन की व्यवस्था, रिस्पांस हो सके सही ढंग से, ये सारी व्यवस्था अगर कर ली जाती तो इतने लोग नहीं मरते, इतने लोग घायल नहीं होते। और शायद जब आप देख रहे हैं कि 35,000 की कैपेसिटी है चिन्ना स्वामी स्टेडियम की, और हमेशा वहाँ क्रिकेट मैच होता ही रहता है, हमेशा पुलिस मैनेज करती रहती होगी, तो जब आप देख रहे हैं तो एंटिसिपेट कर लेना चाहिए कि भाई उतने ही लोग जा रहे हैं कि ज़्यादा लोग जा रहे हैं। ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो अंदर कहाँ प्रवेश करेंगे, तो बाहर रहेंगे, क्योंकि गेट भी बंद कर दिए गए, ऐसी खबर आ रही है। और वैसे भी अंदर जाते तो जगह ही नहीं थी, तो फिर कैसे जाते? खिलाड़ियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती थी। तो कुल मिला के हमें लगता है कि आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से अगर बेंगलोर शहर के लिए आपने भीड़ प्रबंधन के क्षेत्र में कोई मानक संचालन प्रक्रिया नहीं बनाई है, सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई मानक संचालन प्रक्रिया पता नहीं आपके पास है कि नहीं है, तो वहाँ तो हादसों का शहर होता ही जाएगा। इसलिए मित्रों, ये निश्चित तौर से वहाँ के प्रशासन की असफलता है और इस वक्त सरकार की भी असफलता मानी जाएगी, क्योंकि वहाँ भी आपदा प्रबंधन विभाग होगा। इसकी समीक्षा की जानी चाहिए थी कि है कि नहीं मानक संचालन प्रक्रिया, उसके अनुसार ड्रिल होना चाहिए। मैंने देखा है बिहार में काम करते हुए कि जो पुलिस का जो मैन ऑन द स्ट्रीट होता है, वह भीड़ नियंत्रण तो जानता है, और भीड़ नियंत्रण का एक ही है कि अगर मॉब बनती है, भीड़ अगर मॉब में तब्दील होती है, उसको भगाने के लिए लाठी चमकाएगा या वज्रवाहन का प्रयोग होगा आदि इत्यादि। लेकिन प्रबंधन नहीं जानता। प्रबंधन का मतलब ये हुआ कि आप एंटिसिपेट कीजिए कि जो भीड़ का जुटान है यह क्या क्या समस्याएं उत्पन्न कर सकता है अपने लिए और दूसरों के लिए, उसके हिसाब से उन समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे। जैसा मैंने कहा कि आपको एम्बुलेंसेज पर्याप्त संख्या में रखनी पड़ेगी, आपको स्ट्रेचर भी रखना पड़ेगा, आपको अस्पतालों को तय करना पड़ेगा किस अस्पताल में कितने बेड रहेंगे, आपको फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी रहेंगी, आप ट्रैफिक व्यवस्था भी करेंगे। यानी उससे संबंधित जो जो चीज़ें आवश्यक आप समझते हैं वो व्यवस्था करेंगे। सब कुछ मानक संचालन प्रक्रिया में रहता है, जो मैंने 6 अवयव बताए। अब उसकी जांच हो रही है। सुनते हैं कि जैसा कि अखबारों में खबर है कि हाई कोर्ट के कोई सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है, और हाई कोर्ट ने भी कहा है कि हमारी कोशिश यही रहेगी कि भविष्य में इस तरह के हादसे नहीं हो, उसके लिए क्या व्यवस्था करनी है। तो शायद वो जज साहब सारी घटनाओं का विश्लेषण करके और अपना कोई रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को देंगे, जो गवर्नमेंट उसको मानेगी, आने वाली गवर्नमेंट माने, जो गवर्नमेंट माने, ताकि भविष्य में ये घटनाएं नहीं हो। लेकिन ये तय हो गया कि यदि आपके पास भीड़ प्रबंधन के लिए प्रोफेशनली ट्रेन्ड मैन पावर नहीं है, अगर आपके पास मानक संचालन प्रक्रिया नहीं है, तो भीड़ जो हजार्ड के रूप में जमा होती है, चाहे वो धार्मिक जुलूस हो, चाहे राजनीतिक जुलूस हो, चाहे मेले इत्यादि हो, चाहे पूजा स्थल हो, चाहे इस तरह के क्रिकेट मैच हो या खेलों का आयोजन हो, तो ये हादसे तो होते रहेंगे। इसलिए इससे सबको सबक लेने की आवश्यकता है। कुंभ के समय हादसा हुआ, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ, मैं आशा करता हूँ उससे भी लोगों ने सबक लिया हुआ होगा। इसलिए जब तक हम लर्न नहीं करते कि क्या गलतियां हुई, उन गलतियों को सुधारें। हालांकि वहाँ पुलिस के जो आला अधिकारी उनको सस्पेंड किया गया है, बहुत सारे लोगों का ट्रांसफ़र किया गया है। जो आरसीबी है, जो कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन है, जो इवेंट मैनेजमेंट का जो फर्म है, सब पे केसेस किए गए हैं। वो तो अपना खर्च चलते रहेंगे, लेकिन मानक संचालन प्रक्रिया भीड़ प्रबंधन के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपदा प्रबंधन के इन सभी अवयवों का समावेश होना चाहिए। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में ज़रूर आई होगी, और यदि मेरी बात पसंद आई हो तो कृपया शेयर करें मेरे वीडियो को, लाइक करें, अपनी टिप्पणियों से लाभान्वित करें, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो कृपया सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।